नमस्कार दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के सवालों को देख रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम लोग जो है कि भूगोल खंड में आज देखेंगे प्रपात और झीलों से आए हुए सवाल और इसके अलावा अन्य जो टॉपिक आगे मिलेंगे उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन में आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो है कि चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा में, क्योंकि चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वुलर, नल सरोवर, सांभर। तो दोस्तों इसमें से जो हम बी को सही मानेंगे, वुलर झील जो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू जो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील होगी। और इस प्रश्न का उत्तर जो है कि जल के आयतन की दृष्टि से पूछा गया है, तो हम जो है कि वुलर झील को सही मानेंगे। अब अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील दे दिया है, दूसरी तरफ जो है कि अवस्थिति दे दिया है। तो लोनार झील कौन सही सुमेलित है केवल पूछा है। लोनार झील दोस्तों वैसे महाराष्ट्र में, तो ये भी सुमेलित नहीं हो जाएगा। और नक्की, ये इसको सामने दिया है गुजरात, ये भी सही नहीं है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, केवल यही सही है दोस्तों। पुलिकट जो है कि केरल दिया है। तो देखिए दोस्तों, लोनार झील जो है कि ये महाराष्ट्र में है और नक्की झील ये राजस्थान में। कोलेरू का सही दिया है, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पुलिकट झील दोस्तों जो है कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, इसमें दिया है केरल। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है आप सबके सामने कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में, बांदा में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, बस्तर में, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 90 फीट है। और इस जलप्रपात की एक विशेषता है कि इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए चित्रकूट से ही बना है ये। मेंस 2017 में RO एग्ज़ाम में, और ये आपका बना है री एग्ज़ाम 2016 में। देखिए दोस्तों कितने सवाल रिपीट करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? उसमें बस केवल पूछा था किस राज्य में है या कहाँ अवस्थित है, और पूछ लिया किस नदी पर है। यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों, राज्य दिया है और दूसरे तरफ दिया है कि गर्म झरने। इनको जो है कि पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण सुमेलित है ये दोस्तों, और ओडिशा तप्तपानी ये भी सुमेलित है, और महाराष्ट्र वज्रेश्वरी ये भी सही है दोस्तों, और गुजरात नारायणी जो दिया है ये सही नहीं है। दोस्तों क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में जो है कि 17 प्रमुख झरने हैं। वो हैं चबसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खोड़ापाद, खार, मक्तापुर, वरहा, मीरपुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी जो दोस्तों यह है गर्म झरना, गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण जो है यह हिमाचल प्रदेश में और तप्तपानी ओडिशा में, एवं वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित जो है कि गर्म झरना है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो जलवायु नामक टॉपिक से पूछा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। तो दोस्तों इसमें देखिए कूट बना के दिया है, केवल 1 तथा 2, 1 तथा 3, 2 तथा 3, 2 तथा 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2 तथा 4। ऑप्शन डी मतलब सही है। जैसे देखिए दोस्तों क्या है कि कोच्चि और तेजपुर में जो है कि अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। भारत के वर्षा आंकड़ों 2020 के अनुसार जो है कि कोच्चि में 3158.1 मिलीमीटर मतलब एर्नाकुलम में, और अहमदाबाद में जो है कि 684.0 मिलीमीटर, लुधियाना में 529.1 मिलीमीटर तथा तेजपुर में 1572.4 मिलीमीटर जो है कि वर्षा होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोच्चि एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे तो कोच्चि और तेजपुर सही होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, और दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, क्योंकि भारत में जो है कि मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा ही होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में जो है कि होता है। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो प्राकृतिक आपदाएं टॉपिक से पूछा है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावी हुआ? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट और जो है कि उत्तरी सरकार तट। दरअसल ये दोस्तों इस सवाल के बहाने जानना चाहता है कि किस राज्य के किनारे कौन सा तट जो है कि अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोरोमंडल तट, क्योंकि हम आप सब लोग जानते हैं कि वो जो सुनामी आई थी वो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो तमिलनाडु की तरफ जो समुद्री तट पड़ता है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो जिस टॉपिक से, इस टॉपिक का नाम है सॉइल, मिट्टियाँ। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को दो व्यापक क्षेत्रों में जो है कि बांटा जा सकता है। पहला काली मिट्टी और दूसरा लाल मिट्टी। काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं दोस्तों, जिन्हें इनमें पहले भाग को जो है कि कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मृदा कहते हैं। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है और समय से खेती करने पर इस मिट्टी से अच्छी उपज की जाती है। और मार मिट्टी भी जो है कि उर्वर होती है। यह मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। और मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लैटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल और पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की जो है कि कमी मिलती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूँकि विकल्प में जो है कि केरल न दिए होने के कारण तो हम लोग ऑप्शन डी महाराष्ट्र जो दूसरे नंबर पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है उसके साथ जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो इसका दोस्तों सही जवाब है जलोढ़ मृदा, क्योंकि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः जो है कि हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बांगड़, खादर, भूर, रेगुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काली मिट्टी को जो है कि रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगड़ या रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जो है कि जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल जो है वो सूचियों के मिलान से, एक तरफ दिया है कि सूची में पहली सूची में मिट्टी दिया है, दूसरी सूची में जो है कि राज्य दिया है। जलोढ़ मिट्टी और काली, लाल और मरुस्थली एक तरफ, और दूसरी तरफ दिया राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में, और लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थली मिट्टी जो है कि राजस्थान में। तो इस तरह से दोस्तों जब हम इसको देख लेंगे तो देखेंगे, जब कूट मिलाएंगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आप सबके सामने जो अगला सवाल है वो है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वननाशन से, वनरोपण से, अतिचारण से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वनरोपण से, क्योंकि मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के जो है कि कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं, जैसे वृक्षारोपण करना, और
वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि और अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी करना, ये सब जो है कि मृदा क्षरण को रोकने की कुछ उपाय हैं। अब अगला सवाल जो है दोस्तों वो है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका। तो दोस्तों इसका जो है कि सही जवाब हो जाएगा मृत्तिका, गाद, बालू, क्योंकि विकल्प में दी हुई मिट्टियों में जो है कि जल धारण क्षमता का घटता हुआ जो क्रम है वो है मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। मतलब सबसे ज़्यादा मृत्तिका जो होता है ये जल धारण करता है, उसके बाद गाद, फिर तब जा कर के बालू। अब अगला सवाल है दोस्तों कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। अभी आपको हमने पिछले सवाल में आपने देखा, देखिए ये पूछा है 2017 के आरओ में, और ये आगे दिया होगा, ये पूछा है देखिए प्री में 2017 में, वो मुख्य परीक्षा में 2017 के था। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, सही है दोस्तों। और मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण जो है गलत है, तो इस वजह से जो है कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कथन सत्य है और कारण असत्य है। मृत्तिका मिट्टी के जो है कि कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, और मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। और जबकि ये कह रहा है, इस कारण बता रहा है कि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो इस तरह से कारण आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट सही है बट रीजन जो है वो गलत है। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो है जिस टॉपिक से, उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, और इस टॉपिक से पहला जो सवाल है वो है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर और नीला पाइन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है देवदार, क्योंकि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है, और इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष कौन हैं? ओक है, फर है, देवदार है, स्प्रूस है, चेस्टनट है और सीडार है, और इसके अलावा जो है कि चीड़ है। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा जो है कि अधिक मात्रा में हैं। अब अगला जो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और भितरकनिका उड़ीसा में है, पिछवरम तमिलनाडु, ये भी सही है दोस्तों। वेम्बनाथ झील जो है कि ये दिया है कर्नाटक में, जबकि वेम्बनाथ झील कर्नाटक में नहीं है, वेम्बनाथ झील है केरल में। चलिए दोस्तों, अब आप सबके सामने जो अगला सवाल है सिंचाई एवं नहरें नामक टॉपिक से है। पहला सवाल है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई, और गीला करना फिर सुखाना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है कि PWP मतलब कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसी को PWP इसका शॉर्ट फॉर्म है। PWP सिंचाई जो है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में जो है कि पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक होती है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है जो आपके सामने, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? रावी और व्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलज, व्यास और सतलज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है, और मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है, और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से जो है कि सिंचाई की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध है, मतलब महाराणा प्रताप सागर जिसे कहा जाता है, उस बांध का जो है कि निर्माण किया गया है।
अब आप सबके सामने अगला सवाल है दोस्तों कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार, और चौथा है कि हाँ, अब इसमें कूट दिया है कि केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सभी सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है यही सही है, मतलब कि सारे स्टेटमेंट जो है कि सारी बातें इसकी सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वृहत एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचित क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं, पहला शारदा सहायक, दूसरा रामगंगा एवं तीसरा गंडक का सृजन वर्ष 1973-74 में किया गया था। और इस प्रकार जो है कि प्रश्न में तीनों दिए हुए हैं, तो तीनों आपका जो सही हो जाएगा, मतलब तीनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अब आप सबके सामने जो अगला सवाल है वो है, हरियाली एक नई योजना है। द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के नवीकरण के लिए, गोचर भूमि विकास के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना जो है कि बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। अब विविध परियोजनाएं से देखते हैं दोस्तों क्या सवाल बने हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, पहली सूची में है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरी में जो है कि नदी दिया है, इडुक्की परियोजना, माता टीला, नागार्जुन सागर, पोचमपात। तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर है, और माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, और इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है, और बच रहा है पोचमपात, तो ये गोदावरी पर। तो दोस्तों इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। इडुक्की बांध परियोजना जो है दोस्तों यह केरल राज्य के जो है कि पेरियार नदी पर है, और माता टीला जो है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है, और पोचमपात परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका जो है कि सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है देखो दोस्तों कि इसमें भी जो कि सूचियों का मिलान करने के दिया है। पहली सूची में नदी घाटी परियोजना और दूसरी सूची में है नदी। देखिए, रिहंद परियोजना दिया है, फिर नागार्जुन सागर परियोजना दिया है, पोचमपात परियोजना दिया है, माता टीला परियोजना दिया है। तो इसमें से 3 तो वही पिछला वाला ही दे दिया, बस केवल रिहंद बदला है। तो रिहंद नदी पर है, मैच हो जाएगा इसका। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, पोचमपात परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है, और माता टीला परियोजना जो है ये भी आपका बेतवा नदी पर है। तो जब इसको मैच कराएंगे दोस्तों तो ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी का जल विवाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी यही सही है, मतलब कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य जो हैं वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में, शिवसमुद्रम में, मोहरा में और खोपोली में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दार्जिलिंग में, क्योंकि भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग में हुई थी, और दूसरा जल विद्युत संयंत्र जो है यह 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है वो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है, और इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। 28 मीटर 128 मीटर इसकी ऊंचाई है, और लंबाई जो है वो 715 मीटर है। अगला सवाल है दोस्तों कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए पेरियार, क्योंकि चेरुथानी बांध जो है ये पेरियार नदी पर अवस्थित है, और यह केरल के इडुक्की जिले में है। मलप्पुजा बांध किस नदी पर अवस्थित है। भरतपुजा, कोरापुजा, मलप्पुजा,
पंबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलप्पुझा बांध जो है कि मलप्पुझा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है और मलप्पुझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिला जो है कि लाभान्वित होता है। अब अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो ये सही है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। अब अगला स्टेटमेंट है कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। अब देखिए इसमें कूट दिया है कि 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 और 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, सभी बातें सही हैं, क्योंकि रिहंद बांध जो है कि सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है और हीराकुंड बांध महानदी पर है और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध जो है यह दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में जो है कि पूरा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी मैच कराने को दिया है, एक तरफ बांध दिया और एक तरफ नदी दिया है। दुलहस्ती बांध, गांधी सागर बांध, उकाई, तवा। और नदियों का दिया है कि चंबल, चिनाब, तापी और तवा। तो दोस्तों दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पर है और गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है और उकाई बांध जो है ये तापी नदी पर है और तवा बांध तवा नदी पर ही है। तो इस तरह से जब हम ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला दोस्तों सवाल है कि बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही स्थित है। देखिए 2003 में ये सवाल बना है, तो 2003 में ये जल विद्युत परियोजना बनी रही होगी, लेकिन आज के हिसाब से ये ट्रेडिशनल सवाल हो जाएगा। पूछेगा कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से जो है कि जो हाल ही में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन डोडा जिले, वर्तमान रामबन जिले में जो है कि चिनाब नदी पर स्थित है। तो बगलिहार किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, और जम्मू और कश्मीर में है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सिंगरौली, तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब अगला सवाल है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता जो है वो 390 मेगावाट है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज, झेलम, रावी, ब्यास। तो इसका सही जवाब है झेलम। तुलबुल परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज के नाम से जानता है, पाकिस्तान पुकारता है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो कट गया वो रहेगा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया कि बांध और दूसरी तरफ दिया नदी। सरदार सरोवर बांध के सामने दिया नर्मदा नदी, ये सुमेलित है दोस्तों। तिलैया बांध के सामने दिया है कि कोनार, तो ये नहीं सही है, क्योंकि तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में जो है कि बराकर नदी पर अवस्थित है। और इसमें दिया है कोनार नदी। कोनार नदी पर जो कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो इस तरह से कोनार बांध जो है कि कोनार नदी पर है, लेकिन तिलैया बांध जो है ये दोस्तों ये कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है और ये भी जो है कि झारखंड में है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी, ये भी सही है दोस्तों। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, ये भी सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा, जो कि मिसमैच है। अब अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल भी है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र में जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।